हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स को समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन इलेक्ट्रिक फ्लक्स से पहले हमको एक टर्म क्लियर करना होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एरिया वेक्टर। किसी भी गिवन सरफेस के लिए, किसी भी गिवन पॉइंट के लिए हम लोग एरिया वेक्टर कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं जरा कि एरिया वेक्टर कैसे फाइंड होता है। सपोज दैट मुझे ये कोई सरफेस दे रखा है, ठीक है। इस सरफेस का जो एरिया है, सपोज दैट वो डी है, वो छोटा सा एरिया है, ये ध्यान देना। इसका जो सरफेस एरिया है वो डी है। फॉर एग्जाम्पल इस पॉइंट पर मुझे एरिया वेक्टर फाइंड करना है, तो इसको ऐसे समझ सकते हो आप, जैसे ये मेरे को सरफेस दिया और इस सरफेस के किसी पॉइंट पर मुझे एरिया वेक्टर निकालना है, तो हम लोग दूसरे हैंड को इस तरीके से करें और इसको ऐसे रख दें। इस टाइम जो थंब मेरे को डायरेक्शन दे रहा है दैट इज द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर, ये ध्यान रखेंगे। तो इस जगह मैं इसको ऐसे ड्रॉ करूंगा, दिस इज अ एरिया वेक्टर। एक और कंडीशन, सरफेस के साथ एरिया वेक्टर जो है वो 90 डिग्री एंगल बनाना चाहिए। तो यहां मैंने इस डायरेक्शन को एन कैप से रिप्रेजेंट कर दिया। व्हाट इज एन कैप? एन कैप इज अ यूनिट वेक्टर और ये क्या, विच इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो ये जो है ना डायरेक्शन हो जाएगी वेक्टर डीए की। हम लोग जो वेक्टर डी है, इस वेक्टर डीए को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, डीए इंटू एन कैप। एन कैप इज द डायरेक्शन एंड डीए इज अ मैग्नीट्यूड। तो ये हो गया हमारा वेक्टर। वेक्टर की यही कंडीशन होती है, ठीक है। कुछ गिवन सरफेस के लिए हम लोग एरिया वेक्टर फाइंड करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये मेरे को कोई स्फेयर दिया बेटा, ठीक है, ये इसका सेंटर है। अब मान लीजिए मुझे इस पॉइंट पर एरिया वेक्टर फाइंड आउट करना है, तो क्या होगा, अपने हैंड को इस तरीके से यूज कीजिए और आपको दिख जाएगा। तो हम लोग समझ सकते हैं कि अगर मैं यहाँ पे ऐसे करूंगा तो रेडियली आउटवर्ड जो चीज जाएगी 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। दिस इज एरिया वेक्टर एट दिस पॉइंट। अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं तो देखो एरिया वेक्टर ऐसे ड्रॉ होगा। एक कंडीशन ध्यान रखना, एरिया वेक्टर हमेशा सरफेस से आउटवर्ड होता है। एरिया वेक्टर की दो कंडीशन, परपेंडिकुलर होना चाहिए एंड कैसा होना चाहिए बेटा, आउटवर्ड होना चाहिए। ये बात ध्यान रखना एरिया वेक्टर की कंडीशन। अगर यहां पर होगा तो रेडियली आउटवर्ड, इस तरीके से हम बोल सकते हैं। अगर यहां होगा तो इस तरीके से रेडियली आउटवर्ड हो जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये सिलेंडर टाइप में होगा, इस तरीके से होता, यानी कि आप इसको ऐसे समझ सकते हो जैसे ये मेरा मार्कर, ठीक है। अगर इस सरफेस पर फाइंड करना है तो इस तरीके से जो थंब डायरेक्शन दे रहा है उसको हम लोग बोलेंगे एरिया वेक्टर। इधर क्या करना है तो आप हैंड चेंज कर सकते हैं या इसी से भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना जो थंब डायरेक्शन दे रहा है बट आउटवर्ड। तो ये ध्यान देंगे, इस सरफेस के लिए किसी भी पॉइंट पर आप लोग एरिया वेक्टर फाइंड करोगे, एरिया वेक्टर ये हो जाएगा वेक्टर डी ए, और इसके लिए अगर फाइंड करोगे तो एरिया वेक्टर ये हो जाएगा। अगर आप कर्व्ड सरफेस के लिए फाइंड करोगे, इस कर्व्ड सरफेस के लिए, तो किसी भी पॉइंट पर जब करोगे ये तो परपेंडिकुलर होना चाहिए। ये ध्यान रखना, इस तरीके से परपेंडिकुलर होना चाहिए। मान लीजिए ये अगर आपका क्यूबॉइड या क्यूब शेप में होता, इस तरीके से हो, तो आप किसी भी गिवन सरफेस के लिए, फॉर एग्जांपल आप इसी सरफेस के लिए बात कर रहे हो, तो क्या होगा बेटा, इस तरीके से हम लोगों को एरिया वेक्टर, इसका एरिया वेक्टर जस्ट परपेंडिकुलर, इस वाले सरफेस का इधर, नीचे वाले सरफेस का ऐसे, ऊपर वाले सरफेस का ऐसे। इधर वाले सरफेस का जो एरिया सरफेस सॉरी एरिया वेक्टर होगा वो इधर हो जाएगा, पीछे वाले का एरिया वेक्टर उधर हो जाएगा, ठीक है। ये कुछ नोन शेप है। मान लीजिए कोई इरेगुलर शेप इस तरीके से दे दिया, मानो इस पॉइंट पर आपको एरिया वेक्टर फाइंड करना है, तो ध्यान रखना एरिया वेक्टर कुछ इस तरीके से जो इसके साथ 90 डिग्री का एंगल बनाए उसको हम लोग जो है वो एरिया वेक्टर बोलते हैं, ठीक है। ये एरिया वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो हमको कई जगह काम करेगा, इवन दैट गॉस लॉ में भी हमारी हेल्प करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इसी चीज को करेंगे। इसके बाद अब हम लोग जो डिस्कस करते हैं बेटा, वो डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स को। तो देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक अच्छा कंसेप्ट है, एकेडमिक पर्पज से इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि इसके कंसेप्ट की वजह से ही हम लोग गॉस लॉ को समझ पाते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो क्या है। तो सबसे पहली बात ध्यान रखना, इट इज अ प्रॉपर्टी, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर फील्ड। अब एक बात समझो, मैंने बोला इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज अ वेक्टर, मतलब प्रॉपर्टी ऑफ अ वेक्टर फील्ड। यहां जो वेक्टर है वो कौन है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो यहां पर वेक्टर का काम करता है बेटा, ठीक है। दूसरी चीज, ये जो ओनली फ्लक्स है, ये जो फ्लक्स है इसका मतलब होता है फ्लो ऑफ समथिंग, यानी किसी भी चीज का फ्लो होना, उसको हम बोलते हैं फ्लक्स। अब यहां पर हम लोग दो चीजें समझे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज अ प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, पहली बात। दूसरी बात, फ्लक्स का मतलब होता है फ्लो ऑफ समथिंग। चलिए एक तीसरा पॉइंट समझने की कोशिश करते हैं, यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम लोग डिफाइन करते हैं। तो देखो सबसे पहली बात, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है उसको हम बोलते हैं द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग, वर्ड ध्यान देना, नॉर्मली, ठीक, थ्रू
अ गिवन सरफेस। ये बात ध्यान से समझेंगे। मैंने बोला इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग नॉर्मली, ये ध्यान रखना, पासिंग नॉर्मली, उसको बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है इसको हम लोग फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। जरा सपोज दैट इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे दे रखा है मेरे को, ठीक है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है, ऐसे ऐसे जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, और जस्ट परपेंडिकुलर मैंने कोई सरफेस रख दिया, तो जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से सरफेस से पास होंगी उसको हम लोग बोलते हैं बेटा फ्लक्स, या इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम बोलते हैं उसको। जैसे यहाँ मैंने सरफेस रख दिया इस तरीके से, तो जितनी भी लाइन इससे पास हो रही है उन नंबर्स को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये बात ध्यान रखिए। अभी अगर हम लोग ये बोलते, मान लीजिए फॉर एग्जांपल कोई सरफेस मेरे को इस तरीके से दिया, ठीक है, ये मेरे को कोई सरफेस दे रखा है, ये इस तरीके से रखा है, जैसे ये मेरा हैंड आपको दिख रहा है। इसके लिए एरिया वेक्टर फाइंड करोगे तो एरिया वेक्टर बेटा इस तरीके, इस पर्टिकुलर देखो यहाँ पर, और मैं थोड़ा सा डार्क रीजन कर रहा हूँ, इस रीजन की बात कर रहा हूँ। इस पूरे का जो एरिया है वो ए है, लेकिन छोटे से का जो एरिया है वो डी है। तो इस छोटे से के लिए जो एरिया वेक्टर होगा वो डी ए वेक्टर इधर हो जाएगा बेटा। अब फॉर एग्जाम्पल जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन ऐसे दे रखी है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, यहाँ ध्यान देंगे थीटा, ये क्या है बेटा, थीटा इज एंगल, ध्यान से समझना बेटा, एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ये ध्यान देना, कई लोग इसको समझते हैं कि ये सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच, नहीं, ये एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल होता है। ये बहुत ध्यान से समझने वाला पॉइंट है। अब एक बात करते हैं, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये कैसी क्वांटिटी है बेटा, वेक्टर क्वांटिटी। और वेक्टर क्वांटिटी की एक प्रॉपर्टी होती है कि हम इसको रिजॉल्व कर सकते हैं इसके कंपोनेंट्स में। तो देखो जिधर से ये एंगल बना रहा है इस साइड अगर हम इसको रिजॉल्व करेंगे तो यहाँ लिखना पड़ेगा ई कॉस थीटा, और जस्ट ई कॉस थीटा के परपेंडिकुलर हो जाएगा ई साइन थीटा। तो देखो बेटा ध्यान से समझना, ये सरफेस ऐसे है, इलेक्ट्रिक फील्ड अभी तक ऐसे जा रहा था, अब इसको मैंने रिजॉल्व कर दिया एक ऐसे और एक ऐसे, तो देखो ये तो पास होके जा रहा है, डेफिनेशन में बोला पासिंग नॉर्मली, तो ये तो नॉर्मली पास होके जा रहा है, बट ये वाला कोई भी पास नहीं होगा क्योंकि ये जो सरफेस है बहुत ही थिन है और इस तरीके से कोई भी चीज पास इससे नहीं हो सकती। ध्यान रखना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के पैरेलल है इसलिए पास नहीं होगा, हमको चाहिए नॉर्मली। ई कॉस थीटा जो है वो नॉर्मली कंपोनेंट है इसलिए हमको बोलेंगे कि यहाँ से पास होगा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए हम लोग यहाँ पर एक फॉर्मूला भी बना सकते हैं, उस चीज को अगर आप समझें तो देखिए बेटा, यहाँ पर हम लोगों ने बोला फ्लक्स, फ्लक्स क्या होगा, नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ ई इंटू सरफेस एरिया। बात ध्यान से समझना बेटा, तो देखो फाई को तो फाई रहने दिया, नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ ई कितना है, ई कॉस थीटा, मैंने इसको ई कॉस थीटा लिखा, और ये कितना है एरिया, सरफेस एरिया कितना है, छोटे से का डीए, तो हम लोगों ने डीए लिख दिया। हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ई डीए कॉस थीटा, हम लोग इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप एक और चीज समझ पा रहे होंगे कि हम लोग इस फॉर्मूले को, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी और डीए भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं बेटा, ई डॉट डीए इक्वल्स टू फाई। सर इस एक्सप्रेशन से हम लोग समझ पा रहे हैं कि ये डॉट प्रोडक्ट स्केलर प्रोडक्ट है, इसका मतलब जो फाई है वो हमारे लिए एक स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा। ये बात ध्यान से समझ लीजिएगा, ठीक है। ये जो फॉर्मूला है वो हमें एक समझ आ गया कि फाई जो है वो हमारी एक स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा। अब मान लीजिए मैं आपसे बोलना चाह रहा हूँ, सर एक और बात ध्यान देना, ये जो हम लोगों ने बोला था जो फ्लक्स है वो छोटे से एरिया से निकलने वाला है, तो ये छोटा सा फ्लक्स होगा, डी फाई हम लोग लगा देते हैं। अब मान लीजिए इसे होल एरिया के लिए मैं इसे फाइंड आउट करना चाहता हूँ, तो जब होल एरिया के लिए इसे फाइंड आउट करना चाहोगे तो क्या करते हैं बेटा, इंटीग्रेशन करते हैं। छोटी छोटी चीज को जब बड़ा करना होता है तो इंटीग्रेशन करते हैं, तो फाई जो होए वो डी फाई हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे डी फाई की जैसे ही वैल्यू लगाओगे, तो मैं यही वैल्यू लगा देता हूँ बेटा, इसको नहीं यही लगा देता हूँ, तो देखो ये क्या हो जाएगा, ई डॉट डी ए। इफ, अब मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ कि इफ ये जो है वो कैसा हो जाए, कांस्टेंट, तो देखो कांस्टेंट जो नंबर होता है ना उसको हम लोग बिना इंटीग्रेशन के बाहर निकाल दिए और ये इस तरीके से हो जाएगा डीए। अब आप सबको पता है कि ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है इस टाइम पर, ये जो क्वांटिटी, ये जो हमको दिख रहा है, ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है टोटल सरफेस एरिया। ये हमको बोल रहा है टोटल सरफेस एरिया, जो कितना है बेटा इस सरफेस के लिए ए है, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा फाई इक्वल्स टू ई डॉट ए। ये ध्यान देंगे, ठीक है। इसी फॉर्मूले के बेस पर हम लोग कुछ और चीजों को भी समझ सकते हैं, जैसे ये जो फॉर्मूला है वो कब वैलिड है, जब हमारा ई कांस्टेंट है। ये ध्यान रखेंगे, ये फॉर्मूला केवल तभी वैलिड है, ठीक है।
और ये जो फॉर्मूला हमको दिया जा रहा है वो ध्यान रखना, इस फॉर्मूले का यूज हम लोग रेगुलर बॉडीज के लिए करते हैं, रेगुलर बॉडीज के लिए। और ये जो फॉर्मूला मुझे दिया जा रहा है इंटीग्रेशन वाला सिंबल, ये वाला जो फॉर्मूला दिया जा रहा है मुझे, इसे हम लोग जो है वो इरेगुलर शेप बॉडीज के लिए यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लोग इसकी एसआई यूनिट फाइंड करेंगे, एसआई यूनिट। तो देखो एसआई यूनिट क्या होगी, ये जो ई है इसकी यूनिट होती है न्यूटन पर कूलम। ठीक है, और ये जो एरिया है इसकी होती है मीटर स्क्वायर, तो हम लोग बोल सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। दिस इज अ एसआई यूनिट ऑफ फाई। ठीक है, हम लोग डायमेंशन फॉर्मूला भी फाइंड आउट कर सकते हैं बेटा। तो देखो डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, उस चीज को समझो। सबसे पहले फाई का डायमेंशन फॉर्मूला मैं यहाँ लिख दिया, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ फाई। तो देखिए ई को हम लोग लिखते हैं एफ अपॉन क्यू इंटू ए। एफ का होता है एम एल टी माइनस टू, ठीक है, क्यू का होता है ए टी, और ये जो दे रखा है इसका हो जाएगा ए टू। ठीक है, एरिया का ए टू, सॉरी इसको हम लोग लिखेंगे एल टू क्योंकि लेंथ आएगा बेटा। तो देखिए यहाँ पर एम एल थ्री, ऊपर जाएगा टी माइनस का होगा तो टी माइनस थ्री ए माइनस वन। दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ फाई। ये ध्यान रखेंगे, फाई स्केलर क्वांटिटी है, ये हमको पता चला। इसकी यूनिट ये होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, और इसका डायमेंशन फॉर्मूला भी हमको पता चल गया। यहाँ पर कुछ छोटी सी बातें आप लोग समझ सकते हो बेटा। ये जो फाई कॉस टू मेरे को दिया ई ए कॉस थीटा, मैं इसको लिख सकता हूँ। यहाँ पर आप ध्यान दोगे तो आपको दो पॉइंट समझ आएंगे। इफ थीटा जीरो, ये ध्यान देना, ये थीटा जीरो का मतलब है जब इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर है किसी भी सरफेस के। ठीक है, क्योंकि ये जो थीटा है वो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल है, तो ये जीरो इसी केस में होगा। ध्यान रखना, जब सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा तो ये फ्लक्स जो है वो आपको मैक्सिमम मिलेगा। लेकिन जब आपका थीटा जो है वो 90 डिग्री हो जाएगा, इसका मतलब हुआ कि ऐसे करके आपको सरफेस दिया और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ऐसे जा रहा है, यानी कि सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल हो गए, तो ये जो फ्लक्स है वो आपका कैसा हो जाएगा बेटा, मिनिमम हो जाएगा। इस चीज को हम लोगों को समझना है। ये दोनों तीनों पॉइंट्स आपको फ्लक्स समझने में हेल्प करेंगे। इस वीडियो में हम लोग यहीं तक देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।